नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात हो रही है उपचुनाव की जंग की। चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने पत्र लिखा है। आजम को वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं आकाश, ये उनकी ओर से कहा गया है। निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र आकाश सक्सेना ने लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने पत्र लिखा है और कहा है कि आजम को वोटर लिस्ट से काटने के लिए पत्र लिखा गया है। रामपुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, रामपुर उपचुनाव की जो जंग है वो और भी ज्यादा दिलचस्प अब गुजरते हर दिन के साथ होती जा रही है। इस बीच आकाश सक्सेना की ओर से एक पत्र लिखा गया है निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को। सबसे पहले बताएं कि आखिरकार इस पूरे पत्र में क्या लिखा है। जी मैं बता दूं, बिल्कुल रितेश जी, जिस तरीके से जहां जहां जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता सामने नजर आ रही है। जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी है आकाश सक्सेना, उन्होंने एक रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पत्र में लिखा कि जो आजम खान है वो सजा याफ्ता है और उनके 3 साल की सजा हुई है, उन पर जुर्माना भी पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आजम खान की जो वोटर देने की मतदान करने की जो है वो उसको रद्द किया जाए और आजम खान के ऊपर शिकंजा कसा जाए कि वो वोट न डाल सके। जी लेकिन सुरेश, क्या इस चिट्ठी में आपको लगता है कोई ऐसा दम है कि आखिरकार जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वोट करने का अधिकार संविधान में मिला हुआ है? देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से देखिएगा संविधान में तो ये जरूरी है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर मुलजिम भी है तो उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि रामपुर की सीट को किसी तरीके से अपना कब्जा बनाए और उसी के तहत उन्होंने ये आंकड़ा चला है कि आजम खान को प्रतिबंध कसा जाए और उनको मतदान देने का अधिकार जो है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि वो सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। अगर बात करें तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, तो उनका भी प्रकरण चल लिया है। इसी वजह से बीजेपी ये चाहती है कि ये मौका अपने हाथ से ना गवाए। आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो आज नामांकन भी करेंगे, तो यहाँ पर बड़े दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा है। जी सुरेश, इस चिट्ठी से इतर अगर बात करें रामपुर में ग्राउंड की, तो आजम खान को लेकर किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि ये बहुत मजबूत उनका गढ़ है। फिलहाल सजायाफ्ता है उनकी ओर से। कोई और उम्मीदवार अब मैदान में उतरा हुआ है समाजवादी पार्टी की ओर से। बीजेपी से आकाश सक्सेना है और आपने बताया कि आज ही वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। ग्राउंड के हालात क्या हैं? जो जातीय समीकरण है या फिर जो मौजूदा हालात अभी नजर आ रहे हैं वो किस तरह के इशारे बता रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, यहाँ रामपुर जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है मुस्लिम की लगभग 60% की है और 40% में सभी जातियां आती है। तो कहीं ना कहीं जो ये गढ़ है वो आजम खान का तो है ही है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं आजम खान का दबदबा कम हुआ है और उसी के वजह से ये बीजेपी जो फायदा उठा रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि जो सीट आज से कभी नहीं जीती है वो इस बार जीतने की कोशिश करे, क्योंकि अगर बीजेपी अगर इस बार सीट नहीं जीतती है तो शायद वो दोबारा कभी नहीं जीत पाएगी। उसका कारण यह है कि जो यहाँ के मुस्लिम मतदाता है इस बार आजम खान को वोट ना कर करके वो बीजेपी के सपोर्टर बन गए हैं। जिस तरीके से मुस्लिम पर बीजेपी निशाना कहीं ना कहीं वो साध रही है कि वो जो है पसमानदा कार्यक्रम किया, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, बीजेपी ये चाहती है कि वो आजम खान को बिल्कुल नक्शो नाबूद कर दे। समाजवादी को गढ़ को खत्म करने की पूरी योजना बना रखी है। मैं बता दूं, जिस तरीके 16 आरसी एक्ट के तहत जो आरसी एक्ट जो है जी धारा 16 के तहत जो कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, तो बीजेपी उसको भुलाना चाहती है और जो रामपुर के अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो निशाना साधते हैं। सुरेश, बिल्कुल साधने का प्रयास जरूर है दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से, दोनों ही दलों की ओर से, लेकिन जनता किसके पक्ष में मतदान करती है इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। उधर मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से यह सीट खाली हुई है, इसलिए मैनपुरी की जनता की चाहती है कि मैनपुरी के लोगों ने जब जिंदगी में नेताजी को सम्मान किया है, आज उनके निधन पर उनकी पुत्र वधू यानी डिंपल यादव को जिताना ही सही मायने में
नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा और इस बार जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपना आशीर्वाद डिंपल यादव को देंगे और मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं बीजेपी द्वारा शाह के प्रत्याशी को उतारे जाने को लेकर कहा कि भाजपा के लोग पहले भी तिकड़म करते थे और आज भी कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी साजिश और तिकड़म से मैनपुरी के लोगों को अपने पाले में नहीं डाला जा सकता और सही बात तो आज भारतीय जनता पार्टी को ही प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों ने गुजरात में ही नतीजा देख लिया। मोरवी पुल अभी अभी ढहा है और भाजपा सरकार ने अभी कुछ महीने पहले उसका नवीनीकरण कराया था। रिनोवेशन कराने के बाद मोरवी पुल को खोला था, पूरा का पूरा पुल ढह गया। ये डबल इंजन की सरकार क्या करती रही और इनके विकास का मॉडल भी ध्वस्त हो गया। इसलिए आज इनके सारे किए कराए एक एक करके जनता के बीच में उजागर हो रहे हैं। अभी तो मोरवी पुल ढहा है, आगे इनके मंसूबे भी ढहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ढहेगी। वक्त आ रहा है जब इनके दिन अंतिम दिन होने जा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो गया है। मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। किला भेदने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और इस संबंध में जिम्मेदारी मंत्रियों की लगाई गई है और यही प्लान तैयार किया गया है बीजेपी की ओर से। चाहे बात मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर हो, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर, संदीप सिंह मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को देखेंगे। तो वहीं कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप देखेंगे खतौली। दिनेश खटीक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है और इस तरह से बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो वहीं सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कई मंत्रियों को उतारा गया है ताकि किला भेदा जा सके भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो रामपुर उपचुनाव ही क्यों ना हो। तो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और यह खास रणनीति तैयार की गई है तमाम मंत्रियों को उतारने की। और ज्यादा बातचीत के लिए अनिल के अंकुर जी, स्टेट ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अनिल के अंकुर जी, जिस तरह से पूरा उपचुनाव का दंगल है, चाहे हम बात मैनपुरी की करें, रामपुर की करें या फिर खतौली की करें, मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे नजदीक आ रही है मतदान की तारीख। लेकिन उससे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखें तो जो तमाम मंत्री हैं उनको मैदान पर उतारा गया है और कोशिश बीजेपी की यही है कि किला भेदा जाए किसी भी तरह से। देखिए रितेश, आपने बिल्कुल सही बात की कि मतलब ये मुलायम का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और ये जो मैनपुरी है, मैनपुरी में जो मतलब बहुत लंबे समय से मुलायम परिवार, मुलायम जो जीत होती रही है, अब उनके निधन के बाद ये सीट जो खाली हुई है उस पर चुनाव हो रहा है। इसी प्रकार रामपुर आजम खां की सीट रही है, वो वहाँ पे भी जैसे चुनाव हो रहा है, वो आजम खां की भी मतलब लंबे समय से आजम खां के कब्जे में जीत रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो इस सीट को अब हथियाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो चाहेगी कि अब यहाँ पे 100% भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए जो रणनीति बनाई है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश भाजपा के अभी हाल में अध्यक्ष बने हैं और उनके नेतृत्व में पहला चुनाव ये हो रहा है। इस चुनाव को लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व को दिखाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सक्षम है और जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, जो गढ़ है उस गढ़ में कैसे हम भेद कर सकते हैं, कैसे छेद कर सकते हैं और कैसे विजय हासिल कर सकते हैं, उसकी रणनीति बनाई गई है। उसी रणनीति के तहत ये जो जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों और जो पदाधिकारियों को अब वहाँ पे ड्यूटी दे दी गई है और बाकायदा उनकी वहाँ तैनाती कर दी गई कि वो लोग वहाँ पे डेरा डाल दें और
समाजवादी पार्टी को वहां पे शिकस्त दें। शिकस्त देने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि समाजवादी पार्टी के जहां जहां जो लोग हैं उनको कैसे भेजा सकता है। जैसे आप बात करें मैनपुरी की, मैनपुरी में जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है उसमें ओबीसी नेताओं को भेजा है, क्योंकि वहां पे ओबीसी की संख्या काफी है, ओबीसी नेताओं की बड़ी संख्या भेजा है। ब्राह्मणों को भी भेजा गया है, तो 4 ओबीसी है तो 3 ब्राह्मण है, उसके बाद अन्य श्रवण है। इसी प्रकार से उनको घेरने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी को। ऐसा ही मैनपुरी में किया गया है, खतौली में वैसा किया गया है। जैसे जतिन प्रसाद को भेजा गया है रामपुर वो इलाका है जो आजम का गढ़ है, और आजम का गढ़ होने के नाते वहां पे आजम को शिकस्त देनी होगी और समाजवादी पार्टी को शिकस्त देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी रातीश। लेकिन अनिल के अंकुर जी, सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि किला भेदने की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरह से ये पूरी रणनीति तैयार की गई, जातीय समीकरण देखते हुए तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी अलग अलग सीटों को लेकर लगाई गई है। लेकिन उपचुनाव से पहले की तस्वीर हम देखें तो मैनपुरी और रामपुर ये समाजवादी पार्टी की सीटें थी, लेकिन खतौली बीजेपी की सीट थी। और माना यह जाता है कि जब सत्ताधारी दल होता है उसे उपचुनाव में कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है काफी ज्यादा दिलचस्प इस लिहाज से भी है, चूंकि रामपुर और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई। एक तरह की लहर वहां पर कहीं ना कहीं बताई जा रही है मुलायम सिंह यादव के पक्ष को लेकर उनके निधन के बाद से। रामपुर में आजम खान सजायाफ्ता होने की वजह से सीट खाली हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो साख का सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और सामने समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये इलाका है, जब मैनपुरी की बात करते हैं, अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी वो क्षेत्र है जो कि पूरी तौर से अब मुलायम का गढ़ रहा है, और मुलायम ने बहुत 3 दशक से ज्यादा समय से वहां पर अपना कब्जा रहा है। अब उस कब्जे को तोड़ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि वो जो भी विपक्ष है, विपक्ष को पूरी तौर से खत्म कर दें। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को ऐसे धीमे धीमे काट देते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हम यहाँ पे कभी बहुत बड़ी वो धरोहर हुआ करते थे, अब वहाँ पे सत्ता भी नहीं रह गई है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी नीति के तहत जो उन्होंने रणनीति अपनाई है उसके तहत, मतलब मैनपुरी और आजमगढ़, जो कि और आजमगढ़ उपलब्ध था अभी तक, और इसके पहले अब रामपुर की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव रामपुर हो रहा है और मैनपुरी हो रहा है। तो ये इनको कैसे धीमे धीमे निपटाते हैं। आपको बताया, जैसे हमने अभी आजमगढ़ का नाम लिया, आजमगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की जी। तो आपको साफ साफ जाहिर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति में कहीं ना कहीं सफल होती है। वो विपक्ष को नाबूद कर देती है पूरी तौर से, और उसी नीति के तहत उन्होंने जो अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी अलग अलग स्तर पर दी है। इवन जो विधानसभा क्षेत्र में भी अलग अलग विधायकों, अलग अलग मंत्रियों को लगा दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों की तैनाती इस समय केवल वो जो वहाँ डेरा डाले हुए हैं, और वहाँ डेरा डाल करके एक एक वार्ड, एक एक बूथ तक जा रहे हैं। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा उनका जो था वर्चस्व था इन इलाकों में, इन सीटों पर, उनको खत्म करने का। लेकिन अंकुर जी, सवाल यहाँ पर यह भी इस लिहाज से उठ सकता है, चूंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया आपसे कुछ देर पहले, वो कह रहे हैं कि दरअसल मैनपुरी में तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार उतारना ही नहीं चाहिए था, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होती मुलायम सिंह यादव को लेकर। मैनपुरी कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए किला भेदने के संदर्भ में भी, चूंकि आने वाले वक्त में 2024 में आम चुनाव भी होंगे लोकसभा के, उस नजरिए से देखा जाए तो क्या इतना आसान हो सकता है बीजेपी के लिए, जिस तरह से पूर्व में जो किले बीजेपी ने भेदे हैं समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल ठीक है। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी के जो किले भेदे हैं, वो जैसे कि आजमगढ़ है, आपका ज्यादा उदाहरण है, और वो भेज चुके हैं। अब अगर रामपुर और मैनपुरी ये 2 किले अगर भेज देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये बात को डंके की चोट पे कहेगी कि जहां जहां गढ़ था वो सारे गढ़ खत्म हुए। आपको बता दें कि ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का। अगर हम इसके पहले जो अब जाए, इसके बैकग्राउंड में जाए, तो कांग्रेस के राहुल गांधी का गढ़ था अमेठी को उन्होंने उखाड़ फेंका।
तो ये इनका जो रणनीति है, उस रणनीति में यही है कि जहां पे जिनकी मठाधीशी थी, जहां पे उनका गढ़ था, उसको खत्म करके अपना ही वर्चस्व स्थापित किया जाए। इसीलिए अगर मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी में मतलब यादव वोट है तो शाक के वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, ओबीसी बहुत है वहां पे, शाक। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शाक के कैंडिडेट को पेश किया है। और जब शाक वहां पर आएगा तो सारे शाक एकजुट हो जाएंगे और वो शाक निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डिम्पल यादव हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मुसीबत संकट खड़ा कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पर ये स्थिति, ऐसा ही हाल रामपुर में है। रामपुर आजम खान की सीट हुआ करती थी। आजम खान लंबे समय से वहां पे वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, नबूवत की पत्नी हो जाती थी, तो ये लगातार वहां पे, लेकिन अब की बार इतना आसान नहीं होगा। तो दोनों पार्टियों के लिए अब की बार ये दोनों सीटें महत्वपूर्ण हैं। खतौली तो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वो फिर से उनके मतलब सीट में आ सकती है, लगता है। लेकिन जो लोकसभा सीटें हैं, इन दोनों सीटों में मतलब दोनों निश्चित तौर पर अनिल कैंगोर जी काफी महत्वपूर्ण है ये दोनों ही सीटें, न सिर्फ बीजेपी के लिए भी बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन जनता किसके पक्ष में मतदान करती है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल G20 समिट 2023 की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है। बीते दिन जब समापन हुआ G20 समिट का इंडोनेशिया के बाली में, उस दौरान भारत को अध्यक्षता सौंप दी गई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ओर से। और आगरा में आपको बता दें कि G20 समिट 2023 किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में यह कार्यक्रम होगा अगले साल। तस्वीर आपको बीते रोज की दिखा रहे हैं। G20 समिट 2023 की अध्यक्षता करेगा भारत। आगरा में G20 देशों की बैठक होगी और उस वक्त जो जमावड़ा विश्व के बड़े बड़े नेताओं का होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मानना है, इस तरह से सरकार का मानना है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है और भारत किस तरह से विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया जाता है तमाम चीजों को लेकर। प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। प्रदीप, G20 समिट की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है। बीते दिन बाली में जिस तरह से आधिकारिक तौर पर यह अध्यक्षता सौंप दी गई भारत को, अब अगले साल ये समिट होगा और आगरा में मीटिंग होगी, यानी विश्व के बड़े बड़े नेता आगरा में जुटेंगे, जमावड़ा लगेगा। अगर देखा जाए तो अभी किस तरह की चर्चाएं हैं आगरा में, जो तैयारियां हैं, हालांकि वो पहले ही शुरू हो चुकी हैं काफी ज्यादा। रितेश, देखिए जिस तरीके से भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां वहां भारत का परचम दिखाई देता है। और जिस तरीके से पीएम ने पूरी दुनिया में भारत का फतवा, भारत के झंडे गाड़े हैं, उससे G20 में जो इंडोनेशिया में G20 के राष्ट्र की बैठक चल रही थी, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सितंबर 9-10 को 2023 में आयोजित किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। तो उसके बाद सीधा सीधा संदेश है कि भारत आने वाले समय में यानी भविष्य में एक बड़ी रूपरेखा और एक बड़ी बागडोर संभालने जा रहा है। और इस G20 देश में भारत ही नहीं, जापान है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और तमाम ऐसे देश हैं जो कि G20 में शामिल होंगे। सारे के सारे जितने भी G20 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें निश्चित तौर पर प्रदीप, दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे G20 समिट में। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि तैयारियां अभी किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि हाल के दिनों में G20 2023 के आने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगो लॉन्च किया गया और भी जो चीजें थी इससे संबंधित, उनका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तैयारियां अभी किसी प्रकार की शुरू हो गई हैं क्या अगले साल होने वाली बैठक को लेकर? सवाल ये है। रितेश, देखिए अभी इसमें समय है और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि 9 और 10 सितंबर को आगरा में ये समिट आयोजित की जाएगी, क्योंकि आगरा एक वैश्विक पर्यटन नगरी है। यहाँ पर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला। जी, लगता है प्रदीप की आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए।